गाइस मैं तुम लोगों के लिए एक और इसी का एनीमे लेके आ चुका हूँ जिसकी स्टोरी में काफी ज्यादा ही दम है। वैसे इसमें भी हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो हद से ज्यादा ही ओवर पावर्ड है, लेकिन फिर भी इसकी जो स्टोरी है वो बाकी के सारे इसी का एनीमे से तो ज्यादा ही अलग हटके होने वाली है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। एनीमे की शुरुआत में हमें पता चलता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसकी बहन बचपन में मर गई थी कैंसर की बीमारी की वजह से, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर जिसका की नाम केंजी है उसने बहुत ज्यादा पढ़ाई करी, फिर एक साइंटिस्ट बन गया वो। लेकिन इतना अचीव करने के बाद भी हमारे मेन कैरेक्टर केंजी ने हार नहीं मानी, इसने और ज्यादा पढ़ाई करी और फिर बाद में ये एक फार्मासिस्ट भी बन गया। कहा जाए तो इतना सब काफी होगा किसी नॉर्मल पर्सन के लिए, लेकिन हमारा ये बंदा तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस बंदे ने अभी भी पढ़ाई जारी रखी है और अब ये बंदा ऐसे ही मेहनत करता रह जाता है, जिस वजह से ये एक दिन बहुत ज्यादा थक गया और अब ये गहरी नींद में सो जाता है। अगले दिन जब इसकी आंख खुलती है तो ये देखता है कि ये किसी और दुनिया में यहाँ पर टेलीपोर्ट हो चुका होता है। ये एक बच्चे की बॉडी में होता है, इसके सामने एक लड़की होती है जिसका की नाम लॉटी होता है। हमारा मेन कैरेक्टर इससे पूछने लगता है कि आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, तो ये लड़की इसे बताती है क्या आप भूल गए हैं, क्या आपको याद नहीं है कि आपको एक बिजली का झटका लग गया था जिसकी वजह से आप बेहोश हो गए थे और कोमा में चले गए थे, अब आपकी आंख कई दिनों बाद खुली है। लॉटी हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि इसका इस वर्ल्ड में नाम जो कि है वो है फार्मा। फार्मा सोचने लगता है कि मुझे अपनी पिछली मेमोरी से रिलेटेड कुछ भी याद नहीं है, लेकिन इसे अपनी पुरानी लाइफ के बारे में याद होता है। इसे याद होता है कि ये सो गया था लास्ट टाइम और फिर ये वहां पर मर चुका था और अब यहाँ इसका दोबारा से रिकार्नेशन हो चुका है। फार्मा यहाँ पर अपनी बॉडी को बार बार छूने में लगा हुआ था। लॉटी इसे दिखाती है फिर मिरर में ये देखता है फार्मा की इसकी बॉडी तो पूरी तरह से चेंज हो चुकी होती है। यहाँ पर अभी एक बच्चा बन चुका होता है और ये देखता है कि इसके हाथ पे कोई टैटू सा होता है। फार्मा इस टैटू को देख के काफी हैरान होने लगता है, तो लॉटी बताती है कि ये मार्क एक प्रूफ है, ये मार्क प्रूफ है कि आप गॉड ऑफ मेडिसिन है। लॉटी फार्मा को दिखाने लगती है इसका मेंशन और बताने लगती है कि फार्मा के जो फैमिली वाले हैं वो किंग के लिए स्पेशली वर्क किया करते हैं और इनके खानदान में ज्यादातर लोग फार्मासिस्ट ही थे। लॉटी फार्मा को ये भी बताती है कि इस दुनिया में यहाँ पर मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। फार्मा पूछता है क्या सच में मैं भी मैजिक यूज करता हूँ। लॉटी हैरान होते हुए बोलने लगती है आप कैसी बात कर रहे हैं, अगर आप मैजिक यूज नहीं कर सकते हैं तो आप यहाँ रह भी नहीं सकते हैं, ये लोग आपको परमिशन नहीं देंगे यहाँ रहने की। अब तो फार्मा भी घबरा जाता है। फार्मा पूछता है अच्छा ठीक है तो फिर ये तो बताओ कम से कम मैं आखिर किस तरह का मैजिक यूज कर सकता हूँ। लॉटी बोलती है मेरे ख्याल से आप वाटर मैजिक यूज कर सकते हैं। फार्मा पूछता है और उसे यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। लॉटी बताती है कुछ नहीं, बस आपको उसके लिए कुछ मंत्र बोलने पड़ेंगे। फार्मा अपने रूम में आके सोचने लगता है आखिर किस तरह के स्पेल्स के बारे में वो बात कर रही थी। ये स्पेल्स के बारे में तो नहीं सोचता, ये वाटर के एटम्स के बारे में सोचने लगता है। ये वाटर के बारे में सोचता है और थोड़ी देर में वाटर अब इसके हाथ में आ भी जाता है। पर बात यहाँ पर पानी की नहीं है, बंदा पानी को देख के भी डर जाता है। ये पानी ले जाता है फिर अपने हाथ से और सारा का सारा पानी बाहर फेंक देता है, जहाँ पे कि हमारी जो लॉटी है लॉटी पौधों में पानी डाल रही थी और सारा पानी तो अब यहाँ पर फार्मा पहले ही डाल चुका है। लॉटी भी काफी खुश होती है कि यहाँ पर जो हमारा फार्मा है वो मैजिक यूज कर सकता है। अब फार्मा यहाँ पर समझ चुका होता है कि इसे बस यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में सोचना है और फिर जिस तरह का मैजिक ये यूज करना चाहता है उस तरह का मैजिक ये यूज कर सकता है। लॉटी यहाँ पर काफी खुश हो रही होती है फार्मा को देख के और फिर ये यहाँ पर फार्मा को एक लाइब्रेरी में लेके आ जाती है। ये बताती है कि ये यहाँ पर इनकी पौराणिक लाइब्रेरी है। फार्मा यहाँ पर किताबें पढ़ने लग जाता है। कुछ फार्मा को पता चलता है कि यहाँ पर एक भी ऐसी किताब नहीं है जिसको कि फार्मा ने ना पढ़ा हो, मतलब फार्मा को यहाँ पर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिलती है जिसके बारे में फार्मा ना जानता हो। फार्मा को अपनी पुरानी मेमोरीज से रिलेटेड सब कुछ याद है। मतलब इसके बाद फार्मा अब डिनर करने आ चुका होता है अपनी फैमिली के पास। यहाँ पर इसके मदर एंड फादर होते हैं और इसकी एक छोटी बहन भी होती है। फार्मा के फादर फार्मा से बोलने लगते हैं फार्मा मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इतनी जल्दी ठीक हो चुकी है। फार्मा इनसे बोलता है आपका शुक्रिया मेरी चिंता करने के लिए। अब ये फार्मा से पूछने लगते हैं फार्मा मुझे जो तुमसे मेरे को कुछ सवाल पूछने थे, याद है मैंने तुम्हें इसके आंसर पहले बताए थे, तो चलो अब मुझे फिर से इनकी जवाब दो। फार्मा की मदर बोलती है इसके डैड से रुकिए जरा सुनिए, तो अभी तो ठीक हुआ है, एक काम कीजिए अभी मत पूछिए। फार्मा लेकिन सारे जवाब दे देता है जो भी इसके फादर सवाल पूछते हैं। फार्मा के फादर काफी खुश होते हैं, बोलते हैं तुम्हें सबके आंसर याद है, बहुत बढ़िया। अब ये से बोलने लगते हैं तो फिर अब तुम ठीक हो गया तो एक काम करो अपनी ट्रेनिंग वापस चालू कर दो तुम। फार्मा सोचने लगता है आखिर किस तरह की ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन फार्मा को तो पता ही नहीं है। यहाँ कर देता है ठीक है फिर मैं कल से ही चालू कर दूंगा। अगले दिन हम देखते हैं कि फार्मा ने अपनी मैथ की स्टडी को वापस चालू कर दिया और अब इसकी टीचर भी इसको पढ़ाने आ चुकी होती है जिनका की नाम है एलन। एलन इसे कहती है हे तुम आखिर ये कर क्या रहे हो, मैं तुमसे जो भी पूछ रही हूँ तुम उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, मैंने तो इनके आंसर तुम्हें पहले ही बता दिए थे और तुम फार्मा जैसे रिएक्ट भी नहीं कर रहे हो जैसे ये तुम पहले रिएक्ट किया करते थे, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। फार्मा इनसे कहता है शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है। ये फार्मा से बोलती है चलो फिर छोड़ो इस बात को फिलहाल के लिए। ये फार्मा को बताने लगती है मैजिक के टाइप्स के बारे में। ये बताते हैं कि देखो मैजिक कितने तरीके के होते हैं, फायर टाइप मैजिक, ग्राउंड टाइप मैजिक, एयर टाइप मैजिक और आइस टाइप मैजिक, ऐसे ही बताती हैं ये इसको। एलेना फार्मा से बोलने लगती है तो फिर चलो अब तुम समझ ही गए होगे तो चलो मुझे जल्दी से वाटर मैजिक यूज करके दिखाओ, अपना स्टाफ निकाल लो जल्दी से। स्टाफ के बारे में सुनते ही फार्मा इनसे पूछता है वो क्या
क्या होता है। एलन बोलती है क्या तुम भूल गए, मैंने तुम्हें एक स्टिक दी थी, उसे स्टाफ कहते हैं। फार्मा सोचने लगता है वो अच्छा, तो जो मैंने अपने कमरे में डंडा सा देखा था वो असल में एक मैजिक स्टिक थी। फार्मा इनसे बोलता है मुझे माफ कीजिएगा, वो तो मैं लाना भूल गया। अब इससे ये बात सुनने के बाद इसको एलन अपनी स्टिक दे देती है मैजिक करने के लिए। एलन जैसे ही इसे स्टिक देती है फार्मा सोचने लगता है यहाँ तो बचने का कोई चांस ही नहीं है। अब ये खड़ा हो जाता है और इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगता है। फार्मा सोचता है इसे आखिर चलाते कैसे हैं। एलन इससे कहते हैं क्या तुम ये भी भूल चुके हो, चलो अब मैं तुम्हें इसे यूज करके दिखाती हूँ। एलन इसे पूरी तरीके से स्टिक को यूज करके दिखाने लगती है। ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा यहाँ पर फाउंटेन क्रिएट कर देती है। फार्मा को ये काफी ज्यादा मजेदार लग रहा होता है। एलन इससे कहते हैं क्या पहले तो कभी तुम्हें ये इतना ज्यादा मजेदार नहीं लगा, आज तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है, तुम सच में फार्मा ही हो ना। ये इससे बोलते हैं क्या छोड़ो इस बात को, चलो फिर से कोशिश करो अब तुम। फार्मा इनसे स्टिक ले लेता है और अब यहाँ पर ये फिर से ट्राई करने की कोशिश करने लगता है। अब की बार ये इतना बड़ा फाउंटेन क्रिएट कर देता है कि भाई ये कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा होता है, पानी लिटरली बंद ही नहीं हो रहा होता है स्टिक से आना। एलन तो यहाँ पर फार्मा का मैजिक देखने के बाद बेहोश हो गई थी। यहाँ पर जैसे ही फार्मा का ये जो मैजिक है खत्म होता है, ये इसके पास आके से चेक करने लगती है। फार्मा क्या तुम ठीक हो। अब ये फार्मा से बोलने लगती है मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम्हारा माना इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। फार्मा बोलता है मुझे नहीं पता। तो अब ये खुद ही चेक करने लग जाती है। ये फार्मा को एक स्टिक पढ़ाती है और बोलती है इसमें अपना माना डालो और कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो। एलन की बात मानते हुए यहाँ पर फार्मा अपना माना डालने लगता है इसके अंदर। तो अब यहाँ पर ये स्टाफ ही टूट जाता है यहाँ पर इसके माना से। तो एलन फिर से डर जाती है। अब ये फार्मा का मार्क चेक करने लग जाती है तो इन्हें पता चलता है कि ये तो ग्लो कर रहा होता है। फार्मा इनसे बोलता है तो क्या हो गया अगर ये थोड़ा सा ग्लो कर रहा है तो। एलन इससे बोलती है देखो ये ग्लो कर रही है कोई मामूली बात नहीं है, गॉड ऑफ फार्मेसी का मार्क है, ये गॉड की तरफ से दिया गया है, तुम इसे मामूली बात मत समझो। इसके बाद एलन यहाँ पर फार्मा को और भी चीजें सिखाती हैं और अब आज की ट्रेनिंग खत्म होती है तो ये दोनों अब बैठ जाते हैं बेंच पे। यहाँ पर एलन अभी भी फार्मा से यही बात कर रही होती है कि तुम पहले से ज्यादा इंप्रूव हो चुके हो और बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो चुके हो। इसी वक्त फार्मा को यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर ये आंखों अपनी उंगलियों को क्रॉस करके यहाँ पर एक मैजिक कर सकता है जिससे कि ये किसी की भी शरीर के अंदर की अनहोनी बीमारी का पता लगा सकता है। ये पता लगा लेता है कि एरन की उंगली में चोट लगी हुई है और इसकी आंख में भी दर्द हो रहा है। फार्मा एरन को बताने लगता है कि इसे पता है कि यहाँ पर एरन की उंगली में चोट लगी है और उसकी आंख में भी दर्द हो रहा है। तो एरन अब इससे डरने लग जाती है। एरन को डर लगने लगता है कि फार्मा को ये सब कैसे पता चला। आखिर फार्मा को ये बहुत ही अजीब समझ के अब यहाँ से डर के भाग जाती है। इसके बाद देखते हैं हम फार्मा जो कि अपने फादर के सामने खड़ा हुआ होता है। इसके फादर से बोलने लगते हैं हे फार्मा क्या तुम्हें पता है कि एरन की तबीयत खराब हो चुकी है, लगता नहीं वो कुछ दिन तुम्हें पढ़ाने आ पाएगी। एक काम करो तुम उसके लिए यहाँ से कुछ दवाइयाँ लेके चली जाओ ताकि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। अपने फादर की बात मानते हुए फार्मा आ जाता है सीधा यहाँ पर एलन के यहाँ। एलन के घर पे आते ही इसे याद आने लगता है कि एलन तो इससे बहुत ज्यादा डर गई थी पिछले दिन, आज पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। एलन जैसे यहाँ पर फार्मा को देखने आती है ये तो पूरा एक नाइट का आर्मर पहन के आ जाती है। ये फार्मा से बोलती है कि प्लीज मुझे मारना मत। फार्मा इससे कहता है तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। फार्मा से ये सुनने के बाद यहाँ पर एलन उतार देती है अपना मास्क। हम देखते हैं कि इसे बहुत तेज बुखार हो रहा है, इसके चेहरे से हम अंदाजा लगा सकते हैं। फार्मा एलन को दवाइयाँ देने लगता है। ये बोलता है कि ये मेरे डैड ने भेजी है और इसे तुम ठीक हो जाओगी, इसमें मैंने अपनी तरफ से भी कुछ ऐड ऑन करी है। एलन डर जाती है फार्मा से ये बात सुनने के बाद। ये बोलती है कि नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी दवाइयाँ बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ, उसमें तुमने जहर मिलाया होगा जरूर। एलन से ये बात सुनने के बाद फार्मा को थोड़ा बुरा तो लगता है लेकिन फार्मा बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, ये मैंने साइंस की मदद से बनाया और ये बहुत ही ज्यादा बेहतर है। एलन तो लेकिन यहाँ पे आप भी नहीं मान रही होती है, ये फार्मा से काफी ज्यादा डर रही होती है। तो फार्मा इन्हें बताने लगता है देखिए आप मेरी टीचर हैं, आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। अब ये इन्हें फूल देके यहाँ से चला जाता है। शायद सबकी बार फार्मा की बातों का एलन पे फर्क पड़ चुका है। अगले दिन फार्मा अब यहीं पर आ जाता है वापस अपनी ट्रेनिंग वाली जगह पर जहाँ पे इसकी टीचर एलन इसे सिखाया करती है। यहाँ पर एलन आ भी जाती है और एलन लेकिन यहाँ पर एक पूरा का पूरा आर्मर सूट पहन के आती है। ये फार्मा से कहती है देखो मुझे तुम पर ट्रस्ट है लेकिन फिर भी तुम्हारा मैजिक माना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से मुझे इसे यूज करना पड़ेगा, कहीं मुझे चोट ना लग जाए। और हाँ तुम्हारा शुक्रिया, देखो तुमने जो दवाई मुझे दी थी उसकी वजह से मैं ठीक हो चुकी हूँ। फार्मा इनसे कहता है कि आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। और अब थोड़ी देर बाद एलन इसे पढ़ाना चालू कर देती है मैजिक के बारे में। अब थोड़ी देर बाद एलन इसे यहाँ पर ट्रेनिंग देना चालू कर देते हैं। एलन यहाँ पर से सिखा रही होती है, ये इसे बस बेसिक लेवल पे सिखाती हैं और फार्मा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक यूज कर रहा होता है हर बार। तो एलन काफी बार ज्यादा डर रही होती है लेकिन अब की बार एलन इसे सिखाना बंद नहीं करती है। और फार्मा भी जो इसने नया नया मैजिक सीख लिया है कि अपनी फिंगर को स्पिन करके यहाँ पर एक मैजिक यूज कर सकता है जिससे ये किसी की बीमारी का पता लगा सकता है। ये सबकी बीमारी का पता लगा रहा होता है और उनका इलाज लिखने में लगा हुआ होता है ताकि ये उनके लिए दवाइयां बना सके। मैंसन के अंदर जितने भी वर्कर्स होते हैं फार्मा यहाँ पर सभी की बीमारी का पता लगा लेता है और यहीं पर ये देखता है कि लॉटी गुजर रही होती है इसके बगल से। तो ये लॉटी को देखता है एक्सरे करके, तो इसे पता चलता है लॉटी के हाथों में बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो रखी होती है और उसकी आंखों में भी कोई प्रॉब्लम हो रखी होती है। अब फार्मा सोच के बैठ चुका है कि ये लॉटी के लिए दवाई बनाने वाला है और अब ये थोड़ी देर दवाई बनाने के बाद इसे रेडी कर भी लेता है। ये लॉटी के पास लेके आ जाता है दवाई। लॉटी से बोलता है अगर तुम इसे यूज करोगी तो तुम्हारे हाथों की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और तुम्हारी आंख में जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी। लॉटी तो रोना चालू कर देती है, इससे बोलती है आपका शुक्रिया है मेरे लिए करने के लिए। पहले तो लॉटी रो रही थी लेकिन अब ये शांत हो जाती है। ये फार्मा से कहने लगती है माफ कीजिएगा आपने ये बनाई है लेकिन फिर भी आपके जैसे लोग हमारे लिए दवाइयाँ नहीं
बनाया करते हैं। फार्मा लौटे से कहता है वो अच्छा मैं ये सब नहीं मानता। फार्मा बताता है कि इसने तो सभी के लिए मेंशन में दवाई बनाई है। फार्मा अब सभी लोगों को दवाइयाँ देने लग जाता है। फार्मा लिटरली सभी लोगों को यहाँ पर दवाइयाँ दे देता है और यहाँ पर लौटी फार्मा को थैंक यू कहती है और सभी लोग भी यहाँ पर फार्मा को थैंक यू कहते हैं। लेकिन इसके बाद लौटियाँ फिर से फार्मा को याद दिलाने लगती है लेकिन आपको परमिशन नहीं है कि आप हम जैसे लोगों के लिए दवाई बनाए। फार्मा रास्ते में चलते हुए यही सोच रहा होता है कि इसे तो सबकी बीमारियों का इलाज करना है, लेकिन इसको आखिर ऐसा क्यों कहा गया है कि ये सिर्फ बड़े लोग के लिए दवाइयाँ बना सकता है। फार्मा फिर से घर आ जाता है यहाँ पर। अब ये डिनर कर रहा होता है सिर्फ इसकी मदर एंड फादर के साथ। यहाँ इसके फादर बताते हैं कि तुम्हारी बहन यहाँ पर नहीं आ सकती है क्योंकि उसको चिकन पॉक्स हो चुका है। फार्मा के फादर बोलते हैं देखो फार्मा, वहाँ किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, कम से कम 3 हफ्तों तक। 3 हफ्ते तक तुम्हारी बहन मुश्किल है कि वो सही हो पाएगी। वहाँ पर सिर्फ हम सर्वेंट को जाने दे सकते हैं जिससे कि उसका ध्यान रखा जा सके। फार्मा भी इस बीमारी के बारे में सोचने लगता है यार ये चिकन पॉक्स बिल्कुल सही बीमारी नहीं है, ये 1 से 2 को हो जाती है। ये अपने रूम में आ जाता है और अपनी पिछली लाइफ की मेमोरी से याद करके अब इसका इलाज भी बना लेता है इस वर्ल्ड में, क्योंकि इस बीमारी का इलाज अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पर फार्मा ने अपनी प्रीवियस मेमोरी को यूज करा है इलाज बनाने के लिए, इसलिए ये अपनी बहन से बोल देता है इस बारे में किसी को मत बताना। इसकी बहन ठीक हो जाती है फार्मा की दवाई से और अब ये फार्मा का सीक्रेट ही रखती है। अपनी बहन को ठीक करने के बाद फार्मा यहाँ अपने लिए एक टेलीस्कोप भी बनाता है क्योंकि हर किसी के सामने तो अपने फिंगर्स को स्क्रॉल नहीं कर सकता है ना। सीन चेंज हो जाता है और फिर अगले दिन का लग जाता है। यहाँ पे फार्मा अपने डैड के साथ आया हुआ होता है किंग के मेंशन में। यहाँ पर क्वीन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तबीयत क्या खराब है, उनकी जान ही खतरे में है। इसी वजह से यहाँ के सबसे बेस्ट फार्मासिस्ट यहाँ पर क्वीन का इलाज करने आए हुए होते हैं और इन्हीं में से फार्मा के फादर भी एक हैं। सभी फार्मासिस्ट अब यहाँ पर क्वीन के रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर क्वीन को चेक करने लग जाते हैं लेकिन यहाँ पर क्वीन का इलाज कोई भी नहीं कर पा रहा होता है। फार्मा के फादर भी यहाँ क्वीन को चेक करते हैं लेकिन इनका इलाज तो ये भी नहीं कर पा रहे होते। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्वीन को क्या हुआ है। फार्मा समझ जाता है कि यहाँ क्वीन अब बहुत बड़े खतरे में है। क्वीन को कोई मामूली बीमारी हुई नहीं है तो फिर फार्मा को आखिरकार अपनी डिवाइन आई यूज करनी पड़ जाती है। फार्मा अपनी डिवाइन आई से पता लगा लेता है कि क्वीन के लंग्स में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। पहले इसे लगता है कि कैंसर हो गया इनको शायद, लेकिन दूसरे पर इसे समझ में आता है कि इन्हें ट्यूबरकुलोसिस है। अब फार्मा समझ जाता है कि क्यों आखिर कोई क्वीन का इलाज कर क्यों नहीं पा रहा है। क्वीन का इलाज कोई भी इसी वजह से नहीं कर पा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है इसके ऊपर दवाइयाँ बहुत ही कम असर करती हैं। इस बीमारी में ना ज्यादातर इंजेक्शन लगाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ पर तो इंजेक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसी वजह से क्वीन को काफी दिक्कत हो रही होती है ठीक होने में और ये यहाँ पर मरने की हालत में होती हैं। जितने भी फार्मासिस्ट होते हैं सभी अपना हाथ खड़े कर देते हैं कि हम क्वीन को नहीं बचा सकते हैं। क्वीन के पास बस 1 ही दिन बचा है। फार्मा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर इतने सारे फार्मासिस्ट जब यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर इसे क्या करना चाहिए। इसी वक्त यहाँ पर दरवाजा खोल के कोई अंदर आ जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर आते हैं जो कि क्वीन के ही बच्चे हैं। ये बच्चे अपनी मदर के पास आकर के इनसे बोलने लगते हैं मदर आप ऐसे हमें छोड़ के नहीं जा सकती हैं, आप मर नहीं सकती हैं। और यही सब देखने के बाद फार्मा अब अपने आप पे से कंट्रोल खो देता है। फार्मा सीधा क्वीन के पास जाता है और इनसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज आप मुझे अपना इलाज करने दीजिए। ये क्वीन से कहता है मेरे ख्याल से मैं एक ऐसी दवाई बना सकता हूँ जिससे कि आप ठीक हो सकती हैं। आसपास जितने भी फार्मासिस्ट होते हैं वो सारे फार्मा के यहाँ पर अगेंस्ट हो जाते हैं। फार्मा से कहने लगते हैं देखो क्वीन को परेशान करना बंद करो। यही फार्मा के फादर भी इससे बोलने लगते हैं फार्मा देखो कोई बेवकूफ़ी मत करो, क्वीन को परेशानी झेलनी पड़े जिसकी वजह से तुम्हारी वजह से। कोई नहीं, इसी वक्त फार्मा से बोलती है मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ मेरा इलाज करने के लिए क्योंकि इन सब ने तो वैसे भी हाथ खड़े कर दिए हैं तो तुम मेरी इकलौती उम्मीद हो। क्वीन से परमिशन मिलने के बाद अब फार्मा अपने रूम में आ जाता है। यहाँ पर अपने रूम में आते ही अपने आप को रूम में लॉक कर लेता है एक आइस मैजिक से और अब ये यहाँ पर दवाई बनानी चालू कर देता है। इसी वक्त फार्मा के फादर आ जाते हैं रूम के बाहर और ये दरवाजे को नॉक करके फार्मा से बोलने लगते हैं फार्मा ये सब बंद करो। फार्मा अपने मन में यहाँ पर दवाइयों के स्ट्रक्चर के बारे में सोचने में लगा हुआ होता है, वहीं फादर इस केस को डिस्टर्ब करने में लगे हुए होते हैं। फार्मा देखो तुम्हारी वजह से क्वीन को काफी दर्दनाक मौत मिल सकती है। इसके बाद भी लेकिन फार्मा इन पे ध्यान नहीं दे रहा होता, ये अपनी दवाई बनानी जारी रखे बैठा हुआ होता है। तभी इसके फादर दरवाजे को ही तोड़ देते हैं। ये अंदर आके बोलने लगते हैं फार्मा मैंने तुमसे कह दिया ना अब ये सब बंद कर दो चलो। फार्मा इनसे कहता है कि नहीं मैं नहीं रुकने वाला हूँ, ये प्रिंसेस को यहाँ पर ठीक करके मानेगा। लगता है फार्मा के फादर को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। ये फार्मा का गिलास तोड़ देते हैं अपने आइस मैजिक से। ये अपना आइस मैजिक का फिर से रेडी कर लेते हैं। ये फार्मा से कहने लगते हैं फार्मा देखो ये सब बंद कर दो देखो वरना ठीक नहीं होने वाला है। लेकिन फार्मा इनकी फिर से नहीं सुनना है। अब की बार दोबारा से अपने आइस मैजिक को शूट कर देते हैं। इस अटैक को अपनी ओर आते हुए देखिए फार्मा अपने सामने एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है जिसकी वजह से फार्मा के फादर का ये जो अटैक है ये तो यहाँ पर वैनिश हो जाता है। ये देखने के बाद फार्मा के फादर काफी हैरान हो जाते हैं और ये अब और भी ज्यादा हैरान रह जाते हैं जब फार्मा यहाँ पर इनके सामने और अपने बीच में एक बहुत बड़ी आइस वॉल क्रिएट कर देता है। ये फार्मा से बोलने लगता है आखिर तुम हो कौन। फार्मा का मैजिक इतना अच्छा नहीं था और अलग से तुम यहाँ पर ना चैंटिंग कर रहे हो ना ही कोई स्टिक यूज कर रहे हो। इन्हें फार्मा पे शक होने लगता है कि फार्मा इनकी औलाद नहीं है और ये अब फार्मा को एक बुक देके चले जाते हैं। ये बोलते हैं ये तुम्हारी हेल्प करेगी उस दवाई को बनाने में। फार्मा अब यहाँ पे समझ जाता है कि
इसके फादर अब और ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे इसके रास्ते में। तो अब फार्मा ये जो आइस की ये जो वॉल क्रिएट कर दी थी इसको वैनिश कर देता है एक फायर अटैक से। तो इसके फादर यहाँ फिर हैरान रह जाते हैं, सोचने लगते हैं फार्मा तो यहाँ पर बस वाटर मैजिक यूज़ कर सकता था ना, अब ये इसने कहाँ से सीख लिया भला फायर अटैक। इसके बाद फार्मा अपनी दवाई रेडी कर लेता है और प्रिंसेस के पास आ जाता है अपनी दवाई को लेकर के। सभी लोग यहाँ पर फार्मा को ही देख रहे होते हैं बस। फार्मा प्रिंसेस को दवाई देने से पहले इन्हें बताता है कि प्रिंसेस को जो बीमारी हुई है वो इन्फेक्शन की वजह से हुई है। ये प्रिंसेस को अपनी तरफ से बनाया हुआ एक डिवाइस दिखाता है जिसके अंदर प्रिंसेस का ब्लड सैंपल होता है, जिसके अंदर प्रिंसेस साफ बैक्टीरिया को देख सकती हैं। फार्मा इनसे बोलता है देखिए ये बैक्टीरिया एकदम से नहीं खत्म होने वाले, इन्हें खत्म होने में काफी ज्यादा समय लगेगा, इसीलिए हो सकता है कि ये दवाई आपको 1 से 1.5 साल तक भी लेनी पड़ जाए। प्रिंसेस अब जब पहली बार अपने ब्लड सैंपल को देखती है ये पूछने लगती है फार्मा से आखिर ये है क्या। फार्मा बताता है देखिए ये बैक्टीरिया, इन्हें बैक्टीरिया कहते हैं, ये इन्फेक्शन की वजह से हो जाते हैं और ज्यादा बढ़ने के बाद ये बीमारी फैला देते हैं। क्वीन को सारी जानकारियां दे देने के बाद अब फार्मा यहाँ पर 2 ग्लास तैयार करता है दवाई के, एक क्वीन को देता है और एक खुद लेता है। ये क्वीन से कहता है कि इस दवाई पे ना कि आपकी किस्मत टिकी हुई है, यहाँ मेरी भी किस्मत टिकी हुई है, दोनों अब दवाई को पी लेते हैं। क्वीन दवाई पीते हैं, यहाँ पर क्वीन को काफी हद तक आराम पड़ जाता है जिसकी वजह से सभी लोग अब फार्मा की तारीफ करने लगते हैं। क्वीन ठीक हो जाती है और फिर फार्मा वापस आ जाता है अपने डैड के साथ अपने मेंशन में। यहाँ पर फार्मा बता देता है अपने डैड को कि कैसे इसने दवाई बनाई क्वीन की। फार्मा के फादर इससे कहते हैं वैसे तुमने एक ड्रग बना दी है, तुम्हें पता है ना ये बात। तो ये फार्मा से पूछने लगते हैं तुम तो एक ड्रग भी क्रिएट कर सकते हो, तुम्हें पता ही होगा बड़े बड़े फार्मासिस्ट भी इसे आसानी से क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ये फार्मा से बोलते हैं अगर तुम ड्रग क्रिएट ही कर सकते हो तो एक काम करो ना, तुम ड्रग क्रिएट करो और मार्केट में सेल करो, इससे तुम काफी पैसा कमा सकते हो। फार्मा इनसे बोलता है नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, फार्मा इस दवाई का फॉर्मूला सब लोगों को बताने वाला है ताकि सब लोगों का इलाज किया जा सके। इसके फादर इससे बोलते हैं अच्छा ठीक है कम से कम ये तो बताओ कि आखिर तुम्हें इतनी सारी जानकारी मिल कहाँ से गई। फार्मा बोलता है काफी सारी रिसर्च करने के बाद। फार्मा के फादर यहाँ पे ये सोच के भी हैरान थे आखिर फार्मा को क्वीन की बीमारी के बारे में पता कैसे चल गया, लेकिन फार्मा ये बात अपने तक ही रखता है कि इसके पास डिवाइन आई है और ये बस अपने फिंगर को क्रॉस करके किसी भी बीमारी का पता लगा सकता है किसी के भी शरीर की। फार्मा की सभी बातों को ध्यान से सुनने के बाद अब इसके फादर 100% श्योर हो चुके हैं कि फार्मा इनका बेटा नहीं है, क्योंकि फार्मा ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था प्रिंसेस के साथ, क्वीन के साथ। लेकिन यहाँ पे अगर इनका जो रियल बेटा होता वो इतना बड़ा रिस्क ले ही नहीं सकता था, चांस ही नहीं थे। सीन चेंज हो जाता है, अब फार्मा क्वीन के पास आया हुआ होता है इनका चेकअप करने के लिए, देखने आया हुआ होता है कि इनकी क्वीन की आखिर अब कंडीशन कैसी है। इसी वक्त सामने मिल जाता है क्वीन का बेटा फार्मा को। ये फार्मा को थैंक यू बोलता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी कोई भी विश पूरी कर सकता हूँ, आखिर तुम्हारी क्या इच्छा है। फार्मा साफ मना कर देता है, लेकिन इसे ये पूछने लगता है अच्छा मुझे ये तो बता दे जाओ आखिर तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है। फार्मा बताता है देखो मेरा यहाँ पर बस एक फार्मेसी खोलने में इंटरेस्ट है। इसके बाद फार्मा क्वीन के पास आ जाता है, क्वीन को बताने लगता है कि क्वीन बहुत जल्दी अब ठीक होते जा रही है। क्वीन इससे कहती है कि इनके दिल से अब मौत का डर जा चुका है। फार्मा बोलता है देखिए आपको इन दवाइयों पे इतना भी ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी इतनी भी ज्यादा गारंटी नहीं होती है। फार्मा से ये सुनने के बाद क्वीन मुस्कुराने लगती है, ये बोलती है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अब मुझे डर नहीं लग रहा है क्योंकि तुमने मुझे बहुत सारी जानकारी दे दी है इस बीमारी के बारे में। क्वीन से ये सुनने के बाद अब फार्मा को भी यहाँ काफी शर्म सी आने लगती है। क्वीन यहाँ पे फार्मा को अपना एक काफी बड़ा सीक्रेट बताने लगती है। क्वीन बताती है इससे कि इन्होंने तो जिंदगी की होप ही खो दी थी, इन्होंने सोच ही लिया था कि अब ये बचने वाली नहीं है। ये बताती है कि जब से ये बीमारी इन्हें हुई थी तब से लोगों ने इन्हें हल्के में लेना चालू कर दिया था, इन्हें लग रहा था और अलग से, फिर भी इनकी इच्छा नहीं कर रही थी लोगों के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की। लेकिन फिर भी कोई पर्सन था जिसके लिए जीना चाहती थी और वो कोई और नहीं, वो इनका बेबी था, यानी इनका बेटा। फार्मा इनसे कहता है ओह तो ये वजह थी जिसकी वजह से आप इतने लंबे समय तक इस बीमारी से लड़ती रही। फार्मा यहाँ क्वीन से कहने लगता है आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कंट्रोल करना पड़ेगा क्योंकि ये बीमारी एक से दूसरे को चली जाती है, समझ रहे हो या नहीं। तो अब यहाँ पे क्वीन काफ़ी जोश में फार्मा से कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं अब इस बीमारी से लड़ने वाली हूँ। सीन चेंज हो जाता है, अगले सीन में हम देखते हैं कि फार्मा अपने फादर के साथ आया हुआ होता है रॉयल कैपिटल में। यहाँ पर काफ़ी अजीब ही कपड़े पहन रखे होते हैं, फार्मा ने काफ़ी रॉयल कपड़े पहन रखे होते हैं और उसके फादर ने भी। क्वीन अपने थ्रोन के सामने खड़ी होकर इन दोनों का इंतजार कर रही होती है, तभी यहाँ पर फार्मा के फादर जाते हैं सबसे पहले क्वीन के सामने और क्वीन यहाँ पर इनको इज्जत सी देने लगती हैं। फार्मा के फादर के बाद नंबर आता है यहाँ पर फार्मा का। फार्मा को भी क्वीन ऐसे रिस्पेक्ट देती है जैसे कि इन्होंने इसके फादर को दी है और अब ये फार्मा की टी शर्ट पे एक बैच लगा देती हैं और इससे बोलने लगती हैं आज से तुम एक फार्मासिस्ट हो और तुम्हें ये बैच दिया जाता है कि तुम कहीं भी अब अपनी खुद की एक फार्मेसी ओपन कर सकते हो इस शहर में। फाइनली फार्मा का सपना यहाँ पर पूरा हो जाता है और फार्मा काफी खुश हो रहा होता है यहाँ पर। अब ये क्वीन को इसके लिए थैंक यू भी बोलता है। इसके बाद फार्मा यहाँ पर अपनी अकाउंटेंट से लेकर यहाँ पर कारपेंटर तक की टीम बना लेता है जिसके साथ ये मिलकर के यहाँ पर फार्मेसी ओपन करने वाला है। सभी लोग बड़े जोश के साथ बोलने लगते हैं हम अपने काम के लिए अपना बेस्ट देने वाले हैं, लेकिन यहीं पर ये पूछने लगते हैं फार्मा से कि आखिर हमारी कंपनी का नाम क्या होने वाला है। फार्मा बोलता है इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। अब सब लोग यहाँ पर कहने लगते हैं क्या अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं। फार्मा बोलता है वैसे
हम इस कंपनी का नाम क्या रख सकते हैं। आखिर पहले सोचता है, फिर बोलता है हाँ मेरे पास एक अच्छा आइडिया, हम इस कंपनी का नाम रखने वाले हैं पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर अब एलन भी आ जाती है। यहाँ पर फार्मा से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो एलन बताती है कि फार्मा के फादर ने इसे यहाँ पर भेजा ताकि ये फार्मा की हेल्प कर सके। सभी वर्कर्स अब काम पे लग जाते हैं और यहाँ पर जो भी कारपेंटर होते हैं वो फार्मा का यहाँ पर बोर्ड रेडी कर चुके होते हैं। फार्मा का बोर्ड जिसका कि नाम है पैरेलल वर्ल्ड फार्मेसी। यहाँ पर एलन फार्मा से बोलने लगती है, वैसे ये नाम थोड़ा अलग है लेकिन काफी अच्छा लग रहा है। फार्मा यहाँ पर काफी सहाय करते हुए बोलने लगता है, एलन से तुम्हारे ओपिनियन के लिए शुक्रिया। एलन अब यहाँ पर फार्मा से और भी फार्मेसी के बारे में पूछने लगती है। तभी यहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि पूछने लगता है फार्मा से, क्या तुम यहाँ पे एम्प्लॉय हो या फिर तुम इस कंपनी के ओनर हो। फार्मा बोलता है, मैं यहाँ का ओनर हूँ। ये मोटू फार्मा से बोलने लगता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तुम काफी कम उम्र में ओनर बन चुके हो, तो एक काम करो ना, आ जाओ हम दोनों मिलके काम करते हैं। ये फार्मा से बोलता है, चलो हम मिलके काम करें और खूब सारा पैसा कमाएं। फार्मा इससे बोलता है, नहीं मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फार्मा बोलता है, मुझे तो बस लोगों को सस्ते में दवाइयाँ बेचनी है। ये बात सुनने के बाद तो ये मोटू अब यहाँ पर शौक रह जाता है। ये फार्मा से बोलने लगता है, तुम मजाक कर रहे हो ना। फार्मा बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। फार्मा इसे बताता है कि यहाँ पर ये टॉफी बनाने वाला है, दवाइयों जैसी टॉफी, जिससे कि लोगों को टेस्ट का पता ना चले। तो ये अब और भी ज़्यादा हंसने लग जाता है। मोटू इसे बोलता है कि क्या तुम मेरी गोल्डी बनाना चाहोगे। फार्मा लेकिन यहाँ से मना कर देता है। तो ये मोटू अब यहाँ फार्मा को थोड़ा फोर्स करने लगता है। तभी एलन को गुस्सा आ जाता है। एलन इससे बोलने लगती है, देखो अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, यहाँ से जा रहे हो या फिर मैं तुम्हें भगा दूं। जल्दी जाओ वरना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा और फिर तुम्हारे लिए ठीक नहीं होने वाला है। मोटू यहाँ एलन से डर जाता है और फिर चला जाता है यहाँ से। अब फार्मा अपने ऑफिस में वापस आ चुका होता है। यहाँ पर इसी वक्त यहाँ लॉटी भी आ जाती है। लॉटी फार्मा से बोलने लगती है, मैं भी फार्मा की हेल्प करने वाली हूँ। ये बताती है कि ये काफी अच्छे से कर लेती है सारे काम। फार्मा सोच रहा होता है, क्या ये सच में मेरी हेल्प कर भी पाएगी कोई। लॉटी यहाँ पर अकाउंटेंट का काम मांग रही होती है और यहीं पर फार्मा सोच रहा होता है कि हमें कोई और ही रख लेना चाहिए, लेकिन लॉटी तो मान ही नहीं रही होती है। तो फिर फार्मा को अब माननी पड़ जाती है इसकी बात। लेकिन इसके बाद भी फार्मा के मन की बात, हमें कोई और ही रख लेना चाहिए। सभी कामों को खत्म करने के बाद फार्मा अब अपने घर पे आ जाता है। ये जैसे ही घर पे आता है, ये देखता है कि यहाँ पे इसके घर पे जितने भी वर्कर्स काम करते हैं आज सबके सब रोने में लगे पड़े हैं। फार्मा सभी से पूछता है कि आखिर हुआ क्या, सब लोग रो क्यों रहे हो ऐसे। आखिर लॉटी बताते हैं कि आज फ्रॉस्टबॉर्न रिटायर हो रहे हैं। फार्मा सोचने लगता है, अच्छा वही जो कि बिजनेसेस संभाला करते हैं मेरे फादर के। ये बोलता है, लेकिन अभी तो इनकी उम्र ही नहीं हुई है, ये अभी से क्यों रिटायर हो रहे हैं। फ्रॉस्टबॉर्न बताते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर बॉस यही चाहते हैं तो मुझे इस रिटायरमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फार्मा जानता है कि ये दुखी है ये बंदा अंदर से। फार्मा अब अपने फादर के पास आ जाता है। ये पूछने लगता है, आपने अपने मैनेजर को निकाल दिया है तो क्या मैं उसे अपनी टीम में ले सकता हूँ। ये अपने फादर से पूछता है। इसके फादर बोलते हैं, नहीं रहने दो, मैंने उसे डिसमिस कर दिया है। फार्मा जानता है कि वो मैनेजर काफी अच्छा पर्सन है। फार्मा समझ जाता है कि इसके फादर ने उसकी भलाई के लिए ये सब करा है। अब फार्मा के फादर यहाँ पर फार्मा को एक ट्रेजर बॉक्स देते हैं। ये बोलते हैं कि ये लो, ये सारे पैसे इस्तेमाल करो अपने बिजनेस के लिए। ये फार्मा से कहते हैं कि अपनी फार्मेसी को बहुत अच्छे से चलाना और ये सारे पैसे उसमें इस्तेमाल करना। फार्मा अब अपनी फार्मेसी में वापस आ चुका होता है। फार्मा को लिटरली 1 हफ्ता हो चुका है फार्मेसी ओपन करे हुए, लेकिन यहाँ पर एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है। फार्मा का यहाँ पर पूरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता जा रहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है, क्या मैं कर भी पाऊंगा ये काम या फिर नहीं। एलन फार्मा से बोलती है, आप सही कह रहे हैं, काफी टाइम हो चुका है, आखिर प्रॉब्लम क्या है यहाँ के लोगों की। हमने ये फार्मेसी ओपन करी है लोगों को सस्ते में दवाई बेचने के लिए, लेकिन यहाँ तो कोई कस्टमर आ ही नहीं रहा है। फार्मा ने लॉटी को रिपोर्ट बनाने भेजा हुआ था कि आखिर कस्टमर आ क्यों नहीं रहे हैं दुकान पे। फार्मा की रिपोर्ट आखिरकार रेडी हो जाती है और लॉटी लेके आ जाती है। लॉटी बताती है कि आखिर क्यों कस्टमर नहीं आ रहे हैं दुकान पे, इसके 5 रीजन है। और लॉटी एक एक करके सारे रीजन बताने लगती है। पहला रीजन, बाहर जो सिंबल लगा हुआ है वो क्वीन का सिंबल लगा हुआ है, यानी यहाँ पे सिर्फ रॉयल लोग आ सकते हैं। लोगों को लग रहा है दवाई लेने के लिए और बाहर बहुत ही ज्यादा भड़कीले गार्ड्स खड़े हुए हैं जिन्हें देख करके लोग डर रहे हैं। रीजन नंबर 3, लोगों को लग रहा है कि हमारी दवाइयाँ बहुत ज्यादा महंगी हैं क्योंकि ये दवाइयाँ बहुत ही ज्यादा सुंदर ग्लासेस में बंद है। और चौथा रीजन, लोगों को लग रहा है कि ये दुकान अलग से अंदर जाना इनके लिए सेफ नहीं है, मिडिल क्लास लोगों के लिए, क्योंकि ये दुकान में कुछ ज्यादा ही सफाई हो रखी है। और लास्ट रीजन, ये सभी लोग बच्चे पे विश्वास नहीं करते हैं। लोग कैसे मान ले कि 11 साल का बच्चा एक फार्मासिस्ट हो सकता है और ये सारी दवाइयाँ वो बच्चा बना रहा है। सभी शर्तों को सुनने के बाद फार्मा यहाँ पर परेशान हो जाता है और इसी वक्त यहाँ पर फार्मा को मिल जाता है इसका फर्स्ट कस्टमर, जो कि लेने आए हैं कैंडी। यहाँ पर ये ओल्ड पर्सन ये फार्मा की शॉप की कैंडी खाते हैं जो कि गले के लिए भी बहुत अच्छी है। ये फार्मा से बोलते हैं, इसका टेस्ट काफी अच्छा है, मैं तुम्हारा कस्टमर दोबारा बनूंगा और मैं फिर से यहाँ पर आने वाला हूँ। फार्मा को लग रहा था कि यार ये कस्टमर भी मजाक कर रहा है, एक ही मिला है वो भी मजाक कर रहा है। लेकिन अगले दिन ये ओल्ड पर्सन फिर आते हैं और फिर से यही कैंडी खाते हैं यहाँ से फार्मा की दुकान से। फार्मा का ये जो सिंगल कस्टमर है अब कैंडी खाने के बाद दुकान से बाहर आ जाता है। यहाँ पर ये जैसे ही बाहर आता है कुछ लोग इसे पकड़ लेते हैं। फार्मा जब अपनी शॉप से बाहर आया था तब इसने देख लिया था कि कुछ लोगों ने इस ओल्ड पर्सन को पकड़ लिया और ये इससे कुछ कहने में लगे पड़े हैं। फार्मा इनके पीछे से पहले की जाता है। यहाँ पर फार्मा के 2 नए कस्टमर आ जाते हैं जो कि मास्क लगा के आए हुए थे। मास्क लगाने की जरूरत ही नहीं है यार, इन्हें तो मैं भी पहचान सकता हूँ, फार्मा तो पहचान ही लेगा। ये फार्मा के मदर एंड फादर हैं।
ये इसलिए मास्क ला के आएंगे ताकि फार्मा को पता ना लगने दें कि इसके मदर एंड फादर है, लेकिन फार्मा तो पहचान लेता है। अब फार्मा अपनी फार्मेसी में आ जाता है अपने मॉम एंड डैड के साथ। यहाँ पर ये अपने फादर को बताता है कि फार्मेसी चल नहीं रही है और काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसके फादर बोलते हैं अच्छा चलो सबसे पहले मुझे अपनी फार्मेसी दिखाओ। इसके बाद फार्मा वो अपनी मेडिसिन रूम से लेकर के यहाँ तक पेशेंट के लिए जो इसने बेडरूम तक बनाया ना वो तक दिखा देता है अपने फादर को। अब फार्मेसी दिखा देने के बाद फार्मा पूछने लगता है अपने डैड से कि यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है। इसके फादर बोलते हैं नहीं काफ़ी अच्छी फार्मेसी तुमने बनाई है। यहीं पर फार्मा की मदर इसे एक ओपिनियन देती है, इससे कहती हैं एक काम करो तुम कुछ ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाओ, ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स जिनकी कीमत भी कम हो और उनकी क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी हो। फार्मा को इसकी मदर का ओपिनियन काफी अच्छा लगता है। ये बोलता है कि आपने कहा है तो मैं चलो ट्राई जरूर करूंगा और वैसे ये काफी अच्छी सलाह है। फार्मा के फादर इससे बोलते हैं अगर तुम ऐसे प्रोडक्ट बनाओगे तो एक काम करना उनमें व्हाइट पाउडर का यूज मत करना क्योंकि वो फेस के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है और लग से उससे स्किन कैंसर भी हो जाता है। फार्मा यहाँ पर अपने फादर की नॉलेज को देख करके काफी हैरान हो रहा होता है क्योंकि ये वर्ल्ड पहले ही काफी ज्यादा पीछे है इसकी पुरानी मेमोरी के मुकाबले, लेकिन इसके फादर को अब भी इतना सब कुछ पता है तो काफी हैरानी तो हो रही है फार्मा को। फार्मा अपने फादर से बोलता है कि ठीक है मैं आपकी बात को समझ गया हूँ, मैं ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाला हूँ जिससे कि स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और इनके दाम भी कम होंगे। सीन भी ऐसे चेंज हो जाता है। फार्मा यहाँ पर अकेले बैठा हुआ होता है, तभी इसके पास एक बंदा आता है जो कि बोलने लगता है अगर यहाँ पर कोई फार्मासिस्ट है तो प्लीज मेरे साथ चलिए, एक लड़की की जान खतरे में है। इस बंदे की बात मानते हुए फार्मा भी इसके साथ जल्दी से जाने लग जाता है। फार्मा जैसे ही इस जगह पे पहुंचता है तो फार्मा देखता है कि एक लड़की की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी होती है। इस लड़की को फार्मा चेक करता है अपनी डिवाइन आई से, तो इसे पता चलता है कि इस लड़की ने अपना हाथ काट रखा होता है और ये किसी को नहीं बता रखी होती है और इसी वजह से इसकी तबीयत बिगड़ रही है। फार्मा इसका इलाज कर देता है और उसे कुछ दवाइयां भी दे देता है। फार्मा इसे बताता है कि तुमने हाथ पे जो अपने कट लगा रखे हैं उसी वजह से तुम्हारी तबीयत बिगड़ रही है। ये लड़की बताती है इसके साथ इसके बॉयफ्रेंड ने चीट कर लिया, इसी वजह से इसने यहाँ अपने हाथ को ऐसे कट लगा लिए हैं। ये सब लोगों से माफी भी मांगती है कि सब लोगों को इसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, अब ये ऐसा नहीं करने वाली है फिर से। एलन इससे कहती है कोई बात नहीं, अब तुम्हें ऐसे और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अब ये लड़की काफी खुश हो जाती है और अब शांत हो जाती है। लेकिन एक मिनट, मुझे तो लगा था यार ये सब ड्रामे सिर्फ इंडिया में ही चलते हैं, ये नस-बस काटने के, प्यार में हाथ काटने के, लेकिन ये यार एनीमे में भी चल रहे हैं। वाओ यार, इंडिया ट्रेंड्स इज वाओ। और आज ही हाथ काटूंगा अपने प्यार में, हाथ क्या सीन चेंज हो जाता है। अब कुछ दिन और बीत चुके होते हैं। फार्मा के पास यहाँ पर अब ये लड़की वापस आती है जिसका कि फार्मा ने कुछ दिनों पहले इलाज किया था। अब ये अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पर आती है और फार्मा इस टाइम तक ब्यूटी प्रोडक्ट्स रेडी कर चुका होता है। ये इस लेडी को डेमो के लिए दे देता है। वहीं लौटे भी यहाँ पर कुछ फ्री प्रोडक्ट्स मार्केट में फ्री में लोग लेडीज को बांटना चालू कर देती है, जिसकी वजह से काफी कस्टमर्स यहाँ पर अट्रैक्ट हो जाते हैं और लोगों को इनके प्रोडक्ट्स काफी पसंद आते हैं क्योंकि ये सस्ते भी और काफी अच्छे भी हैं। थोड़े टाइम में ही फार्मा क्या फार्मेसी चल पड़ती है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स को देखते हुए यहाँ पर फार्मा यहाँ पर एक नई ब्रांच ऑफिस अपना रेडी कर लेता है जो कि हर्बल केयर के लिए होता है। फार्मा की न्यू ब्रांच चलाने वाली है नई यहाँ पर नई फार्मासिस्ट लेडीज जिन पे फार्मा काफी ज्यादा ट्रस्ट कर सकता है। अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स को फार्मा खुद भी यूज करता है और अब यहाँ पर फार्मा ने एक नया प्रोडक्ट बनाया है जो कि फेस मास्क है। अपना फेस मास्क फार्मा यहाँ पर खुद ट्राई कर रहा होता है। फार्मा को ये काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है और क्योंकि पहली बार इसने फेस मास्क लगाया है ना। इसके बाद फार्मा सीधा क्वीन के पास जाता है अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स लेके। क्वीन यहाँ पर सबसे पहले फार्मा का बनाया हुआ लिप बाम यूज करती है। ये जैसे यूज करती है इनके होठ काफी ज्यादा सुंदर लगने लगते हैं जिनकी वजह से क्वीन को ये प्रोडक्ट काफी पसंद आता है। इसके बाद फार्मा और भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने लगता है क्वीन को। क्वीन तभी इससे कहती है फार्मा तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें अपने प्रोडक्ट्स के दाम इतने भी कम नहीं करने होंगे, तुम इनके दाम थोड़े से बढ़ा दो। ये फार्मा को बताती है अगर ये दाम नहीं बढ़ाता है तो ये मार्केट को डोमिनेट कर देगा जिसकी वजह से काफी सारे जो लोग हैं बिजनेसमैन ये सारे सड़क पे आ जाएंगे। क्वीन से ये बात सुनने के बाद तो यहाँ पर फार्मा भी सोच में पड़ जाता है। वैसे क्वीन बात सही कह रही है, खुद ही सोचो ना, क्योंकि फार्मा इतने सस्ते में बेच रहा है और बाकी सब लोग अगर थोड़े भी महंगे में बेचेंगे तो आखिर कौन ही खरीदेगा उनसे सामान। क्वीन के बाद सीधा फार्मा अपने डैड के पास आ जाता है। फार्मा के डैड यहाँ पर लेकिन अपनी अलग ही किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं। फार्मा के डैड को यहाँ पर क्वीन की तरफ से ना एक जमीन एक बंदरगाह के पास इनाम में मिली थी। क्वीन ने ये जगह फार्मा के फादर को बस इस वजह से दी थी क्योंकि यहाँ पर मेडिसिन बनाना काफी ज्यादा आसान है। यहाँ पर काफी सारे खेत हैं जिसकी वजह से इनको इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं बहुत आसानी से और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का काम भी काफी ज्यादा होता है। लेकिन हाल ही में यहाँ पर एक और कंपनी आ चुकी है जो कि हमारी इंडिया की तरफ से है, जो कि साउथ इंडिया की तरफ से एक कंपनी है जो कि इन्हें बर्बाद करने में लगी पड़ी है, इनका धंधा खाने में लगी पड़ी है। फार्मा के फादर सोचने लगते हैं चलो छोड़ो, हमें लोगों को सस्ते में अगर दवाई बेचनी है तो हमें थोड़ा नुकसान तो झेलना ही पड़ेगा। अभी फार्मा से बोलते हैं फार्मा जाओ जाके बाहर खेलो, यहाँ इन सब में मत फंसो। तो फार्मा यहाँ पर हैरान रह जाता है, ये सोचने लगता है ये तो मेरे साथ बच्चे जैसा ट्रीट कर रहे हैं, काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है फार्मा यहाँ पर। लेकिन तब भी फार्मा को याद आता है अरे हाँ ये तो बच्चा ही है। अब फार्मा बीच पे आ जाता है, यहाँ पे इसकी छोटी बहन और लॉटी यहाँ पर सैंड कैसल बनाने में लगे हुए थे।
और यहीं पर सो रही थी बगल में एलन। फार्मा की छोटी बहन यहाँ पर पानी में जाने की जिद करने लगती है। यहीं पर फार्मा बोलता है नहीं, डैड ने वहाँ जाने से मना करा है। लॉटी भी बोलने लगती है मुझे भी जाना है। दोनों ही अब जिद करने लगते हैं तो फार्मा इनसे परेशान हो जाता है और अब फार्मा इन्हें नहीं रोक पाता है जाने से। इन सब के शोर शराबे की वजह से एलन भी उठ जाती है। एलन अब स्नैक्स रेडी करने लग जाती है। फार्मा की छोटी बहन यहाँ पर फार्मा से भी बोलने लगती है कि क्या ये इसके साथ नहीं जाएगा। फार्मा इससे बोलता है नहीं, ये नहीं जाने वाला है। तभी फार्मा को इससे ये सुनने के बाद अपनी पिछली लाइफ में जो इसकी छोटी बहन थी उसकी याद आने लग जाती है। लॉटी और फार्मा की बहन को पानी में देखने के बाद यहाँ पर एलन का भी मन करता है स्विमिंग करने का और अब ये भी पानी में चली जाती है स्विमिंग करने के लिए। एलन के जाते ही फार्मा यहाँ पर रोना चालू कर देता है। इसको याद आ जाता है कि इसकी पिछली लाइफ में जो इसकी छोटी बहन हुआ करती थी वो इससे जिद किया करते थे, ये इसके साथ पानी में जाकर के खेलना है, समुद्र में जाकर के। लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही छोटी थी, इसलिए फार्मा उससे बोलता है कि 5 साल की जब तुम हो जाओगी तब हम दोनों साथ में स्विमिंग करेंगे। लेकिन तभी इसकी बहन को बीमारी हो गई और वो मर गई। उस बीमारी की वजह से वो कभी 5 साल की हो ही नहीं पाई। और बस इसी बारे में सोच के यहाँ पर फार्मा बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तभी इसकी प्रीवियस लाइफ में जो अभी इसकी बहन है इसकी आवाज़ आने लगती है फार्मा को बहुत जोर जोर से। फार्मा जैसे ही उस तरफ देखता है जहाँ से आवाज़ आ रही होती है तो इसे पता चलता है इसकी बहन डूब रही होती है। फार्मा काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अब डर जाता है। इसे डर लगने लगता है कि कहीं ये अपनी इस लाइफ में भी अपनी छोटी बहन को तो नहीं खो देगा। फार्मा एक पल भी ना गवाते हुए जल्दी से तैरते हुए वहाँ पर जाने लगता है जहाँ इसकी बहन डूब रही होती है। ये जैसे ही वहाँ पर पहुँचने वाला होता है इसकी बहन यहाँ पर काफ़ी तेजी से समंदर के अंदर जाने लग जाती है। फार्मा यहाँ अपनी बहन को नहीं बचा पा रहा होता है तो फार्मा काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और बहुत तेजी से चिल्लाता है। और तभी यहाँ पर होता है एक बहुत बड़ा धमाका। यहाँ पूरा एरिया रोशनी से भर जाता है और तभी पानी में गड्ढा हो जाता है जिससे कि आसपास का सारा पानी ही गायब हो जाता है। यहाँ पे इस बड़े से होल को देखने की वजह कि एलन बहुत ज़्यादा हैरान हो रही होती है। यहाँ पर फार्मा भी काफ़ी हैरान हो रहा होता है। एलन बोलने लगती है कि फार्मा ने ना कि यहाँ से सिर्फ पानी को उड़ाया है, फार्मा ने उस पानी की पूरी तरह से एग्जिस्टेंस ही मिटा डाली है। फार्मा बाहर आ जाता है अपनी बहन के साथ। यहाँ पर ये वैसे ही बाहर आता है, इसकी बहन तो इसको गले लगा के रोना चालू कर देती है। और तभी एलन फार्मा को बताती है कि जिस तरह से इसने पानी की एग्जिस्टेंस मिटाई है उसी तरह फार्मा किसी की भी एग्जिस्टेंस मिटा सकता है। कोई बंदा ऐसा होगा जैसे वो कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं था। फार्मा की ये जो पावर है ये लॉटी ने भी देख लिया। अब ये लॉटी फार्मा से काफी ज्यादा डरने लग जाती है। इसके बाद अब सीन चेंज हो चुका होता है, रात हो चुकी होती है और फार्मा अपने बेड पे सोने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन इसे नींद ही नहीं आ रही होती है। फार्मा बस यही सोचे जा रहा होता है कि आज क्या हुआ था आखिर इसके साथ। यही सोच के फार्मा काफी ज्यादा टेंशन में होता है, इसका मूड काफी खराब हुआ पड़ा होता है। तभी इसके पास लॉटी आती है। फार्मा इससे बोलने लगता है तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लॉटी फार्मा से बोलती है ये फार्मा से नहीं डरती। फार्मा पूछता है तो आखिर तुम सुबह इतनी क्यों डरी हुई थी। लॉटी बोलती है वो इस वजह से क्योंकि ये फार्मा की बहन को नहीं बचा पा रही थी। ये फार्मा को बताती है कि फार्मा को कोई गलत फहमी हो चुकी है। अब ये रोना चालू कर देती है। ये बोलती है कि ये काम तो इसका इसकी बहन की जिंदगी बचाने का, लेकिन लॉटी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाई और फार्मा ने बचाया यहाँ अपनी बहन को। फार्मा से ये बात सुनने के बाद थोड़ा शौक में आ जाता है। फार्मा से बोलता है कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि तुम्हें तो वैसे भी स्विमिंग नहीं आती है। अभी फार्मा से ये बात सुनने के बाद लॉटी फिर से रोना चालू कर देती है और इसे शुक्रिया बोलती है। गाइस चलो फिलहाल के लिए इस एनीमे को यहीं तक रख लेते हैं क्योंकि इसके 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। एक एपिसोड में ये कवर नहीं होने वाला। पहले मैंने सोचा था 45 मिनट में हो जाएगा लेकिन नहीं होने वाला है। अभी इसके आधे एपिसोड भी लिटरली कवर नहीं हुए। तो चलो मिलेंगे अब इसके दूसरे पार्ट में। तुम अच्छे खासे लाइक और कमेंट कर देना, उतनी जल्दी आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और एनीमे में। तब तक के लिए बाय गाइस।